Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to the Sunday evening edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update of the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and our third dedicated line is 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और हमारा दूसरा नंबर है 23314444 और आप हमारे तीसरे नंबर पर भी फोन कर सकते हैं जो है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं एस रंगभाष्यम। Thank you, Ambrish. The top stories. Foreign investors pump in nearly 10,000 crore rupees into Indian equities in 2 weeks of trading in June. And government approves projects to the tune of 7,500 crore rupees for the development of modern fishing harbours and fish landing centres, says Union Minister Purushottam Rupala. विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में खरीदारी का क्रम जारी रखते हुए जून के पहले 2 सप्ताह में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि मछली पकड़ने के लिए आधुनिक बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। और आज की पहली खबर, विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में खरीदारी का क्रम जारी रखते हुए जून के पहले 2 सप्ताह में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 1 से 9 जून के बीच 9,788 करोड़ रुपए डाले। उन्होंने इसी अवधि में डेट बाजार में 592 करोड़ रुपए का भी निवेश किया। इस तरह इस अवधि में कुल निवेश 10,380 करोड़ रुपए का हो गया। पिछले 9 महीने से एफपीआई भारत के इक्विटी बाजारों में लगातार निवेश कर रहा है। मई में निवेश 43,838 करोड़ रुपए, अप्रैल में 11,631 करोड़ रुपए और मार्च में 7,936 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। वर्ष 2023 के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में 39,000 करोड़ रुपए और डेट में 8,100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। Well, let's start taking phone calls, and joining us very first this evening is Prajapati from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ जी, नमस्कार जी। सक्सेना जी, क्या ये कार्यक्रम 1 घंटे का नहीं बन सकता? जी प्रजापति जी, वो कई बार इस तरह की मांग श्रोताओं की तरफ से आती है, लेकिन कार्यक्रम निर्धारण करने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिसी में हैं, ये काफी कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो भी अनुरोध है वो हम वहां तक पहुंचा देंगे। मेरा सवाल ये है जी
कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने पैसे हम लगा सकते हैं, बैंक के थ्रू लगा सकते हैं कि हमें बैंक के थ्रू सुविधा मिलती है ऐसी, क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है। धीरेन जी, म्यूचुअल फंड में सीधे लगा सकते हैं और बहुत सारे बैंक म्यूचुअल फंड The person you are speaking with. और आपके पास आपके लिए म्यूचुअल फंड खरीदने का जरिया 3-4 है। एक तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेचने वाले बहुत सारे फिनटेक एप्स हैं, इन एप्स के जरिए भी आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे बैंक भी म्यूचुअल फंड बेचते हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एडवाइजर्स हैं, जो कि आपको सलाह के अलावा आपको निवेश करने में भी मदद करते हैं। निवेश करने का जो तरीका है, जो जरिया है, जिस तरह से आप निवेश करते हैं, वो चीज बहुत आसान हो गया है, खासकर इस डिजिटाइजेशन के बाद, और खासकर जब अधिकतर लोगों के पास ऑनलाइन बैंक का अकाउंट का एक्सेस है, क्योंकि एक जगह से पैसा दूसरी जगह मूव करना आसान हो गया है और आपका आइडेंटिफिकेशन काफी आसान हो गया है। इस वजह से तो अब रह जाती है सलाह की और जानकारी की। अगर आप खुद सक्षम हो जाते हैं तो आप खुद निवेश कर सकते हैं बहुत बड़ी आसानी से, तो फिर आप किसी की सलाह की, और बैंक इसमें आपकी मदद करते हैं। और कम से कम निवेश 500 रुपए का मासिक SIP भी बहुत सारे फंड्स में शुरू किया जा सकता है। जी, और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है कि सर देखिए, मेरी उम्र 50 वर्ष है और एक मेरे पास 2 म्यूचुअल फंड है, एक PSU इक्विटी फंड और एक मल्टी कैप फंड है, 2, और मेरा ऑलरेडी LIC भी किया हुआ है। तो एक SBI लाइफ का E-वेल्थ LIC पॉलिसी है, तो उसके लिए हमारी उनसे बात चल रही है, तो उसका मार्केट लिंक से ये LIC है, तो हमको करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास म्यूचुअल फंड ऑलरेडी 2 लिया हुआ मार्केट लिंक से है। तो मैं चाहता हूँ सिंपल वाला मैं LIC लूँ SBI में ही, लेकिन वो बोल रहे नहीं मार्केट लिंक वाला सही रहेगा, तो क्या ठीक है सर? नहीं, मार्केट लिंक वाला सही नहीं रहेगा। और आमतौर पे जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं तो दोनों ही आपको अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए वो चाहे को जो भी कहे, आप हर किसी को इंश्योरेंस चाहिए, और वो इंश्योरेंस जिसकी जरूरत सबको है। अगर आपके ऊपर कोई आश्रित है फाइनेंशियली, आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक कम रकम में ज्यादा पॉलिसी, इसका आकलन कीजिए और एक टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदिए। इतना ही नहीं, जो LIC में जो आपका पॉलिसी लगा हुआ है उसमें देखिए कि आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं। इस टर्म पॉलिसी को लेने के बाद आपको उसमें से पैसा निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको इंश्योरेंस भी बहुत मामूली सा मिल रहा होगा और आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी कोई खास नहीं मिल रहा होगा। तो चाहे ये जो भी कहें, चूंकि उनका इंटरेस्ट है, उनको उस पर रिटर्न मिलता है। अगर आप यूनिट लिंक दीजिएगा तो उनको कमीशन मिलेगा और शुरुआत के साल में ज्यादा मिलता है, और तो इसलिए आपको आपकी चिंता करनी चाहिए। और ये और म्यूचुअल फंड का जो आपकी धारणा है कि आपके पास पहले से ही 2 म्यूचुअल फंड है वो काफी है, नहीं। म्यूचुअल फंड में आपके पास अधिक से अधिक पैसा होना चाहिए, भले 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्योंकि इसमें कोई अधिकतम नहीं है। और ये जो आप ले रहे हैं ये एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, अगर आप यूलिप में और किसी इंडाउमेंट पॉलिसी में LIC के आपका पैसा लगा हुआ है तो। Right. Let's move on and take our next caller. We have BP Upadhyay joining us from Bhubaneswar. Good evening, Mr. Upadhyay, and what's it that you'd like to discuss? नमस्ते, धीरेन्द्र जी से ये पूछना है अबाउट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जी, इसमें क्या हुआ है, कुछ दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में हमने सुना था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर एक अकाउंट ऑलरेडी है 15 लाख का या कम का, तो उसी में दोबारा पैसा डाल करके और 30 साल वाले लिमिट में आ सकते हैं। जी हाँ। लेकिन बैंक वाले बोलते हैं नहीं, उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट 7.4 है, अभी नया का इंटरेस्ट 8.2 है, तो आपको नया खोलना पड़ेगा, पुराने में केवल 7.4 ही मिलेगा। तो ये बड़ा अजीब सी स्थिति है। अगर आप 7.4 जो उसको बंद करते हैं तो आपको 1.5 या 1% पेनाल्टी देनी पड़ेगी। आपके प्रोग्राम में मैंने सुना है कि उसी अकाउंट में फिर से पैसा डाल सकते हैं, तो फिर 8.2% पिछले में कैसे मिलेगा? बैंक बोलता नहीं मिलेगा। धीरेन्द्र जी कुछ बता पाएंगे क्या? जी हाँ, नहीं, बैंक वाले आपको उचित बात बता रहे हैं। आप उसी बैंक में दूसरा खाता खोल सकते हैं जिसमें कि अगले 15 लाख रुपए पे आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। एक चीज आप नजर रख सकते हैं कि जब आपका पैसा निकालना
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से 5 साल के बाद बिना किसी पेनल्टी के निकालना संभव हो पाएगा, तो उसको निकाल करके, और तब उस समय भी अगर ब्याज बढ़ा रहे तो जरूर अपना इस रकम को बढ़ा दीजिए। लेकिन आपके बैंक का कहना उचित है कि क्योंकि फिक्स्ड इनकम में जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के लिए हम उस पैसे को लगाते हैं जो उस समय इंटरेस्ट रेट एग्जिस्ट कर रहा हो। जी, और ग्रेटर नोएडा से हमारे श्रोता SPS जैन जी लाइन पे हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, धीरेन्द्र जी, कुछ 2-3 साल पहले सभी कंपनियों ने जो मल्टी कैप थे उनको फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि वो लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रेशियो रखना था उसकी बंदिश से बाहर निकलने के लिए। तो SBI ने फिर एक मल्टी कैप फंड शुरू किया है, तो ये कैसा, ये नया मल्टी कैप SBI का कैसा है? मल्टी कैप फंड का जो आधार था कि ये बहुत सारे फंड, इन फंड को आजादी होगी कि ये कहीं भी कितना भी लगा पाए, और जो पहले वाले जो फ्लेक्सी कैप फंड में ये आजादी थी। मल्टी कैप में एक जो बड़ा बदलाव है कि 25% कम से कम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर लगा होगा। तो लेकिन क्योंकि मेरी हमेशा सलाह होती है कि नए फंड में नहीं लगाइए और उस फंड को अपने आप को साबित करने दीजिए, उसके बाद पैसा लगाइएगा। तो आपके पास दूसरे बहुत सारे मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप आपके पास है, मल्टी कैप आपके पास चुनने के लिए है। ये नया फंड है, इसको थोड़ा समय दीजिए। Yeah, let's move on and take our next caller. We have RM Mathur joining us from Noida. Good evening, Mr. Mathur, and please put your question. आपकी टीम को सादर नमस्कार। नमस्कार। 2 वीक पहले भी क्वेश्चन किया था पर मुझे आंसर मिला नहीं, मेरा फोन भी कट जाता है। आप जवाब दे दीजिएगा, फोन तो कट ही जाता है। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास में वैल्यू फंड है उसका, DSP का, मतलब 1.5 साल मैंने पैसा लगाया तो वो तो लॉस में जा रहा है। मैं क्या करना चाहिए बताइए थोड़ा उसको। DSP का वैल्यू फंड जी। हाँ, नहीं, ये काफी इसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और थोड़ा समय इसको और दीजिए। लेकिन निर्भर करता है कि आपने कब लगाया है। I think we have lost contact with him. You can continue with the answer, Dhirendra. ये बहुत पुराना फंड नहीं है, ये दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका प्रदर्शन सचमुच बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन इनका जो नुकसान का जो एक्सपीरियंस है उसके बजाय मुझे लगता है कि इनको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें 8-9% का लॉन्च के बाद से इसका अभी इसका NAV 2 साल पुराने फंड का NAV डायरेक्ट प्लान का 14.5 रुपया है। तो इसमें तो पैसा बना है, लेकिन आपने किसी खास ऐसे समय लगाया है जिस वजह से आपको नुकसान हो रहा है। मेरी इससे आपको सबक लेना चाहिए। ये ठीक ठाक फंड है, बहुत जबरदस्त फंड साबित नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आप इक्विटी में पैसा लगाएं तो एक साथ ना लगाएं। उसी का नतीजा है कि कोई एक आपने मार्केट हाई पे इस फंड में पैसा लगा दिया है। जी, और कोलकाता से हमारे श्रोता एजाज लाइन पे हैं। एजाज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, नमस्ते सर। सबसे पहले तो थैंक यू आपको और पूरी टीम को कि आपने ये प्रोग्राम को इतने दिन से कंटिन्यू किया। बहुत से लोगों को सुन के बहुत फायदा होता है। तो मेरा सवाल है, अगर कोई 35 एज के बाद पेंशन स्कीम शुरू करता है, 2 तरह का पेंशन है, एक अटल पेंशन योजना है और एक है पेंशन, एक नॉर्मल पेंशन योजना है, NPS। तो हाँ, तो वो क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं, और अगर दोनों करेंगे तो उसमें क्या फायदा है, क्या लाभ है? और अगर कोई बहुत लेट से शुरू करते हैं? नहीं, इसको दूसरे नजरिए से देखिए। अटल पेंशन योजना काफी लोअर इनकम ग्रुप के लिए और अधिकतम 5,000 रुपया पेंशन के लिए वो एक उसका प्रावधान किया गया है। उसमें एक सरकार ने, चूंकि बहुत कम आमदनी जिनकी है, उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि अगर कुछ नहीं होगा तो इतना रिटर्न मिलेगा, एक खास रिटर्न का भरोसा दिया गया है आपके रिटायरमेंट पे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि NPS में उसकी जरूरत पड़ेगी। NPS में लगाया हुआ पैसा आपके रिटायरमेंट तक, अगर आप 35 साल में भी इसकी शुरुआत करते हैं और 58 साल तक अगर इसको जारी रखते हैं और आप अगर इसे 75% इक्विटी रखते हैं तो उसके
मुझे लगता है कि आपके पास अच्छा खासा रकम इकट्ठा हो जाएगा जो कि आपको एन्युटी दे पाएगा और अटल पेंशन योजना की तुलना में आपको बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। अगर आपके पास साधन है और हर साल आप अपनी रकम बढ़ाएंगे तो नॉर्मल नेशनल पेंशन सिस्टम का अकाउंट खोलिए, उसमें हर साल पैसा लगाइए और रिटायरमेंट तक उससे निकालने की न सोचें। और शुरुआत के सालों में, शुरुआत के 10-15 साल में अधिक से अधिक पैसा इक्विटी में रखिए और अधिकतम पैसा जो आपके एनपीएस का लग सकता है इक्विटी में आज वो 75% है। Right. And still in Kolkata, we have Prashant joining us on the program. Good evening. And what's it that you'd like to talk about? Good evening, Master Team, sir. Yeah. मैंने पिछले वीक में फोन किया था धीरेन्द्र सर से, तो मेरा जानना था, मैंने एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। मैंने 3-4 सालों से मार्केट में हूँ, तो इस तीन फंडों में इन्वेस्ट किया, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम कैसे होना चाहिए और इसके साथ कोई लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? डिटेल्स में थोड़ा बोलिए सर। जी हाँ, आमतौर पर मेरी सलाह होती है कि आपको अपना डाइवर्सिफाई करना चाहिए, केवल स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके उतार चढ़ाव को आप झेल सकते हैं तो लंबे समय में ये आपको खासा रिटर्न देते हैं। और हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिटर्न भी बहुत जबरदस्त है पिछले 5-6 महीने में। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है, इसको आप कैसे विथस्टैंड करते हैं, इसको आप कैसे इससे आप कैसे रिकनसाइल करते हैं, इसको कैसे आप झेल पाते हैं, इस पे आपका रिटर्न डिपेंड करता है। इसका मैं और ये जो आपके फंड है, 2 के बारे में तो मैं निश्चिंत हूँ। तीसरा वाला जो है वो भी बड़ा जबरदस्त है, ये जो क्वांट का जो स्मॉल कैप है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो ऐसा रिटर्न कैसे दे पाता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रैटेजी है उसमें मुझे केवल स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आता है, केवल यही समझ में आता है कि रिटर्न बहुत सबसे ज्यादा जब से इसकी शुरुआत हुई है इस कैटेगरी में और बहुत और भी कैटेगरी में जहां ये सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो हुआ है वहां दिखता है। और बाकी दोनों फंड आपके अच्छे स्मॉल कैप माने जाएंगे। स्मॉल कैप फंड में मुझे लगता है म्यूचुअल फंड का बड़ा अच्छा रोल होता है, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप सीधे तौर पे खरीदने जाएंगे तो आपके पास काफी कूड़ा करकट इकट्ठा होने की संभावना है। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा सा क्वालिटी चेक, और लेकिन आपको देखना चाहिए कि आप इसमें एसआईपी कर रहे हैं और कम से कम 5-7 साल का नजरिया, 7 से 10 साल का नजरिया रख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है और अगर अचानक बहुत भारी गिरावट आए और आप चिंता में पड़ जाएंगे तो आपको आधा पैसा लार्ज कैप में रखना चाहिए। और पुणे से हमारे श्रोता वेंकट लाइन पे है। वेंकट नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग मास्टर टीम, दिनेश सर को भी गुड इवनिंग। सर मुझे एक क्वांट मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना था, तो मैंने उनके वेबसाइट पर ट्राई किया था एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना था, तो दे आर नॉट अलाउइंग ऑन देयर वेबसाइट, दे आर समवेयर बट आई कुडंट मेक इट। हाउ कुड आई डू दैट? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप एमएफ सेंट्रल वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि कार्बी और कैंप का एक जॉइंट एफर्ट है म्यूचुअल फंड बेट, और वहां पे हर म्यूचुअल फंड उपलब्ध है। इसके अलावा बहुत सारे जो ये एप्स हैं, ग्रो, जीरोडा का कॉइन है या पेटीएम मनी, यहाँ पर आप जाके ये फंड खरीद सकते हैं। और चूंकि म्यूचुअल फंड खरीदने का जो जरिया है, खरीदना इतना आसान हो गया है कि यहाँ पे आप 4-5 क्लिक में बड़ी आसानी से खरीद पाते हैं। और चूंकि म्यूचुअल फंड में लगाने वाला पैसा आपके खाते से सीधा फंड कंपनी में जाता है, ये एक सेबी में बड़ा बदलाव हाल फिलहाल किया था, जिस वजह से आपके खाते से लगाया हुआ पैसा केवल सीधे तौर पे म्यूचुअल फंड में जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनी को जाता है, ना कि कहीं बीच में ठहरता है। और कभी ये पैसा रिडीम होता है तो सीधे तौर पे आपके बैंक के खाते में ही आ सकता है, ये कहीं और नहीं जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है म्यूचुअल फंड का, तो आप निश्चिंता से कहीं से भी लगा लें। उसके अलावा आप कहीं से एक फंड खरीद लीजिए, कहीं से दूसरी जगह से कहीं और फंड खरीद लीजिए। आज के दिन म्यूचुअल एमएफ सेंट्रल से जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का साधन जो शुरू हुआ है, इससे आपका पैसा कहीं से भी लगा हो, आपके लिए निकालना और उस पर नजर रखना बड़ा आसान हो गया।
Right. Let's move on and take our next caller. We have Amit joining us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening, Amit, and welcome to the program. Yeah, good evening, sir. Yeah, go ahead. Put your question. Yeah, I want to ask कि like मेरे पास बंधन फ्लेक्सी कैप फंड है और इसका नाम पहले शायद IDFC फ्लेक्सी कैप फंड था, तो इसमें मेरा आई हैव इन्वेस्टेड 3000 SAP मंथली बेसिस पर और मुझे अराउंड 5 years हो गए. तो आई वांट टू कंफर्म कि इसका जो बंधन हो गया तो क्या मुझे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर सकता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड में, और अगर मुझे कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है फ्लेक्सी कैप में तो मैं इसी की एसएपी इंक्रीज कर दूं या कोई दूसरा फ्लेक्सी कैप देखूं मैं? थैंक यू. ये IDFC से बंधन हुआ है और ये लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, तो ये लोग हुए हैं. लेकिन एक फिक्र करने वाली बात यह है कि बंधन का जो फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर था वो छोड़ के जा चुका है और उसका काफी उतार चढ़ाव वाला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन कुल मिला के वो अच्छा रहा है. काफी स्टेबिलिटी और कंजर्वेटिव तरीके से ये इक्विटी फंड चलाया गया था. तो इस वजह से और लेकिन इस फंड के बारे में मुझे खास चिंता नहीं है कि ये कोई बड़ा बदलाव है. इसका प्रदर्शन सचमुच कमजोर है और नए फंड मैनेजर का इस पे क्या असर होगा या कैसा चलाया जाएगा इसके बारे में मुझे पता नहीं. तो इसलिए जो आपको नया पैसा लगाना है वो किसी और फंड में लगाएं और इस फंड से आप पैसा अपना निकाल भी सकते हैं. और चेन्नई से हमारे श्रोता काशीनाथ लाइन पे हैं. काशीनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मेरा सवाल धीरेन्द्र सर से ये है कि जब कोई SIP स्टॉप करना चाहता है तो वो जाके स्टॉप लिख के तो आ सकता है. अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर वो बैंक में पैसा खाली कर देगा तो उसका SIP कट नहीं होगा. तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. क्या इसका कोई फाइन चार्ज कट करेगा हमारा जो म्यूचुअल फंड में जो वैल्यू है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा. अगर वो SIP 4-5 साल करके बंद कर देना और नहीं करना चाहता है, वो पैसा भी उसको जरूरत नहीं, ऐसा पड़ा रहेगा. इसके बारे में थोड़ा जानकारी हो. जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा वो बढ़ेगा घटेगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा. धन्यवाद जी. आपका पैसा लगा हुआ है, आपने 10 साल के लिए SIP किया था, 5 साल के बाद इसको बंद नहीं कर पा रहे हैं म्यूचुअल फंड को खबर देने से, तो जो बैंक में हर महीने लगेगा 3 महीने तक आपके लिए बैंक खाते में आपने बैंक में पैसा खाली कर दिया, उस बैंक अकाउंट को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन का प्रोसीजर उसी खाते में आएगा. कोशिश कीजिए कि आप अपने SIP को और आज के दिन ये कर पाना बड़ा आसान हो गया है. MS सेंट्रल पे जाइए और आप अपने म्यूचुअल फंड के SIP को आप रोक सकते हैं. आपने जो SIP का मैंडेट दिया है उसको रोक सकते हैं. लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और अगर आपका SIP का रिक्वेस्ट या जो डेबिट का जो मैंडेट है वो अगर एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड से आपको कोई पैसे की कटौती नहीं होगी. लेकिन आपका बैंक आपसे कटौती करेगा कि आपने ये एक तरह से चेक बाउंस का केस हो गया है, जिसमें कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपके खाते में हर महीना 5,000 रुपए निकलना है और 5,000 नहीं है. तो अपने बैंक के फाइन से बचने के लिए जरूरी है कि आप म्यूचुअल फंड को ये आदेश दें. और ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है. आज के दिन ये कर पाना बड़ा आसानी से संभव है. नहीं हो तो इस वेबसाइट पे डाउनलोड कीजिए और साइन करके एक लिफाफे में रख करके कैंप्स के ऑफिस भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा. Right, and let's move on and take our next caller. We have Rishikesh joining us from Pune in Maharashtra. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ सर, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा की टीम को. जी सर, मेरे पास 3 फंड है. टाटा इंडिया डिजिटल फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड. उसमें मेरा 2,000 का ऐसे कैप चल रहा है अभी 2 साल से लगभग. तो और मैं फिलहाल 2 फंड और ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे सजेशन दे पाएंगे या फिर इसी में मैं अमाउंट ऐड कर दूं इस SIP में? नहीं, एक तो आप ये सोचिए कि आप ये डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं. अगर आप केवल म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन हाल फिलहाल कैसा रहता है उसको आप सॉर्ट करके आप देखते हैं कि जिसका प्रदर्शन अच्छा है उसमें पैसा लगा रहे हैं, उसके बजाय एक ऐसा फंड का चुनाव कीजिए जिसका कि लंबे समय में प्रदर्शन अच्छा रहा हो. डिजिटल इंडिया फंड एक समवट कॉस्टली टेक्नोलॉजी फंड है और बहुत पुराना फंड भी नहीं है, तो इसमें आपको विचार करना चाहिए. एक आम निवेशक की जो जरूरत है
वो 1 या 2 फ्लेक्सी कैप फंड से पूरी हो जाती है, और उसके अलावा आप उतार चढ़ाव से आपको परेशानी नहीं हो रही है तो एक स्मॉल कैप जोड़ लीजिए। तो 2-3 फंड से आपकी अधिकतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न अचीव करने का जो गोल है वो पूरा हो जाता है। तो मेरी सलाह होगी, बहुत छोटा सा बदलाव है, एक फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड और जोड़ लीजिए, डिजिटल इंडिया को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, और आपका ये अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन गया। Right, and before we take more phone calls, let's take a look at some of the news items that we are following for this evening. The central government has approved projects to the tune of more than 7,500 crore rupees for the development of modern fishing harbours and fish landing centres. This was announced by Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Purushottam Rupala. He was speaking at the foundation laying ceremony of modernization and upgradation of Cochin Fishing Harbour at Samudrika Hall in Wellington Island, Cochin Port Authority. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Purushottam Rupala, and Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, who joined him online, jointly laid the foundation stone for the project to be completed at a total cost of 169 crore rupees. Let's move on and continue with phone calls. We have Arun joining us from Delhi. Good evening, Arun, and welcome to the program. गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो एक्सेस का जो फोकस 25 फंड एंड एक्सेस का जो फ्लेक्सी कैप, दोनों का प्रदर्शन मेरे को कमजोर लग रहा है सर। तो यस ये फंड का प्रदर्शन कमजोर रहा है, और लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन फंड्स को अभी जल्दी में हड़बड़ी में गिव अप करना चाहिए। यहाँ थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन ये जो एक्सेस का जो स्ट्रैटेजी था, जो कि और भी कुछ फंड्स का स्ट्रैटेजी था कि ये बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज में, रफ्तार से बढ़ने वाली कंपनीज में बड़े महंगे दाम के हों तब भी वो खरीदती थी, वो अभी तक जारी है। और मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा बदलाव है। आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि थोड़ा वहां पे मोमेंटम दिखा है, तो और भी फंड आपके पास होना चाहिए। आप देखिए कि एक्सेस के जो फंड हैं ये 1/3 या 1/4 से ज्यादा नहीं हो। अगर इससे ज्यादा है तो जरूर अपना कम कीजिए, लेकिन भविष्य में ये फंड अच्छा करेंगे। जब जब ये फंड पहले अच्छा नहीं किया, बीच में ऐसा दौर आया है, अच्छा नहीं किया है, तो एक बाजार के बदलते दौर में, जो कि बाजार का हर भाग ही साइक्लिकल है, उसमें इन लोगों ने काफी अच्छी तरह से रिकवरी भी दिखाई है और निवेशकों का। और आपका फायदा तभी होता है जब आप एक फंड जो कि अच्छा नहीं कर रहा है उसमें आप पैसा लगाते हैं, और वो फिर थोड़ा इंतजार के बाद, थोड़ा पेशेंस के बाद वो अच्छा करता है। तो इसलिए इसमें से पैसा निकालिए। एक तो देखिए कि एक्सेस का फंड आपका 1/3 या 1/4 से ज्यादा नहीं हो। Right. Yeah, we are moving towards the end of the program, but before we close, one quick question, Dhirendra. What would you say? The basic idea is diversification. Whether it would be prudent to buy a large cap fund, a mid cap fund, a small cap fund, or go for a multi cap or a flexi fund? Just one. Depends. If you are able to find a flexi cap fund which is spread all over, invest in that. But it is becoming difficult to find one, because once they become big, they are dominantly into large cap. Then you supplement such a fund, a flexi cap fund, with a small cap and a mid cap fund. Right. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And we'd also like to thank all our callers for their active participation. And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pump in nearly 10,000 crore rupees into Indian equities in 2 weeks of trading in June. And government approves projects worth 7,500 crore rupees for the development of modern fishing harbours and fish landing centres, says Union Minister Purushottam Rupala. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us, and have a pleasant evening. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.